हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इस करंट अफेयर्स वीडियो में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भूकंप। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे, मैप से, ग्राफिक्स से, कई तरीके से, और भी कई मुद्दे हैं। तकरीबन 10 MCQ हैं, इस पर चर्चा होगी इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, शक्तिशाली भूकंप की वजह से उत्तर भारत में झटके महसूस किए गए, तो इसका केंद्र किस पड़ोसी देश में था? कहाँ? आंसर होगा अफगानिस्तान। मुझे लगता है सबको पता होगा और न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस भूकंप का जो उसकी जो तीव्रता थी, मैग्नीट्यूड, वो कितना था? 6.6 रिक्टर स्केल का। भूकंप कब आया? 21 मार्च 2023 की रात 10:17 पर। ओके, तो इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं कि कहाँ क्या हुआ है ऐसा। तो ये रहा प्यारा भारत और हमारा पड़ोसी है अफ़गानिस्तान। यहाँ पर उसकी सीमा हमारे जम्मू कश्मीर से लगती है, हालांकि ये वाला जो हिस्सा है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे आता है। अब सवाल है कि भूकंप का केंद्र कहाँ पर था, एग्जैक्ट केंद्र कहाँ पर था? तो यहाँ पर हिंदू कुश की पहाड़ियाँ हैं, उसी जगह पर। एक बार और नज़दीक से ले चलते हैं। हिंदू कुश की जो पहाड़ियाँ हैं, हिंदू कुश रेंज है, करीब 800 किलोमीटर का रेंज होता है वो। तो इस तरीके का वो पूरी पहाड़ियाँ हैं और उसी के नीचे ये भूकंप आया। ज़मीन से कितना नीचे? 156 किलोमीटर नीचे। और इसी की वजह से ये देखने को मिला कि उधर पाकिस्तान, चीन और भारत के उत्तरी हिस्से में बड़े पैमाने पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, एक बार और इस चीज़ को समझते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से जो भूकंप का जो रेंज आया और वो बढ़ता हुआ यहाँ तक महसूस किया गया, इस इलाके तक। ठीक है, ये वाला जो इस इलाका है यहाँ तक, इतना ये ज़बरदस्त ये भूकंप की स्थिति थी। 6.6 रिक्टर स्केल काफ़ी भयानक माना जाता है। ठीक है, आपको बताऊं कि पिछले साल जून में अफ़गानिस्तान में 6.1 रिक्टर स्केल का भूकंप आया था और 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इसी के पास भूकंप आया था। अब सवाल ये भी होता है यहाँ पर कि पिछली बार 6.1 रिक्टर स्केल का आया था, तो उसका असर इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिला था इंडिया में। इस बार क्यों ऐसा हुआ है कि 6.6, उससे हालांकि काफ़ी ज़्यादा है रिक्टर स्केल का भूकंप, लेकिन उसका असर काफ़ी दूर तक हम लोग महसूस कर रहे हैं? ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि उसके जो भूकंप का केंद्र है वो कहाँ पर था। ओके, आपको बताऊँ कि करीब 1500 किलोमीटर दूर तक ये भूकंप महसूस किया गया। तो मामला ये है कि भूकंप का केंद्र जो था ना, वो 156 किलोमीटर नीचे था। और जितना नीचे इसका एपिसेंटर होगा, यानी जहाँ से उत्पन्न हो रहा है भूकंप, उतना ही दूर तक वो असर फैलाता है। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि इसका असर यहाँ तक हुआ। अगर वो कुछ ही किलोमीटर तक होता तो उसका रेंज बहुत ही सीमित दायरे तक होता और सीमित दायरे में बहुत ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन ये चूँकि 156 किलोमीटर गहराई पर था भूकंप, इस वजह से बहुत दूर तक ये स्थिति हम लोग को देखने को मिली है। भूकंप रात को महसूस हुआ है। अब कुछ बेसिक बात जान लेते हैं कि भूकंप आता क्यों है। देखिए, पृथ्वी के नीचे ना कई सारी टेक्टोनिक प्लेटें हैं और ये पिघली हुई लावा पर टिकी हुई हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेटें हैं, मतलब नीचे लावा है, उसके ऊपर ये प्लेट्स हैं और इंडियन प्लेट यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जगह पर। ओके, इसे ढंग से समझाते हैं आपको। और ये प्लेटें जहाँ जहाँ टकराती हैं उसको कहते हैं फॉल्ट लाइन। और प्लेट्स कई बार टकराने की वजह से उसके कोने मुड़ते हैं और दबाव पड़ता है, तो उससे भूकंप आता है। नीचे की ऊर्जा वो रास्ता खोजती है ऊपर आने के लिए और वो डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से भूकंप हम लोगों को देखने को मिलता है। भूकंप पृथ्वी पर हर साल लगभग 5 लाख आते हैं। 5 लाख, करीब 1 लाख ही महसूस हो पाते हैं। इनमें से 100 भूकंप जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं बड़े पैमाने पर। और यहाँ इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हिमालय क्षेत्र जो है ना, वो भूकंप के लिहाज से बहुत ही खतरनाक है। कैसे? आपको बताऊं कि हिमालय का निर्माण हुआ था कब? 5.5 करोड़ साल पहले। ये इस तरह से इंडियन प्लेट्स जो है ना टूटकर और यूरेशियन प्लेट में टकरा गई थी। ओके,
ये देखिए किस तरीके से टक्कर होगी और उसकी वजह से हिमालय का पूरा रेंज का निर्माण हुआ है। ये सब इधर हिंदू कुश से लेकर इधर हिमालय का लेकर ये इस तरीके से निर्माण हुआ है और ये धक्का लगातार ही चल रहा है। ओके, मतलब जो इंडियन प्लेट है वो लगातार धक्का दे रही है और उसी वजह से जो पूरा इलाका है यहाँ वाला हिमालयन क्षेत्र हो गया और उधर वो हिंदू कुश, वहाँ टक्कर होती रहती है प्लेट्स की और उससे भूकंप आता रहता है। ठीक है, तो ये स्थिति आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये इंडियन प्लेट है, ये ऊपर धक्का दे रहा है यूरेशियन प्लेट को और ये गंभीर खतरा है। अब ये देख लीजिए एक और ये ग्राफिक्स। ठीक है, तो ये इंडियन प्लेट यहाँ पर धक्का दे रही है और इधर ये सब जो है ना वो यूरेशियन प्लेट है और जो अभी भूकंप आया है वो यहीं इसी फॉल्ट लाइन पर आया है जो अभी अफ़गानिस्तान में है वहाँ पर। ओके, और अगर सवाल हो कि सबसे विनाशकारी भूकंप कहाँ पर आया था और कब आया था, 1960 में आया था चिली में। उस वक्त उसकी तीव्रता थी 9.6 रिक्टर स्केल की, मतलब जो अब तक ज्ञात है उसके बारे में बात हो रही है और उसे 6000 लोगों की मौत हुई थी। ठीक है, और हाल का अगर हम बात करेंगे कि सबसे विनाशकारी भूकंप कहाँ है, हाल की बात करेंगे तो अभी हाल ही में 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप आया था 7.8 रिक्टर स्केल की तीव्रता का तुर्की में और उसकी वजह से 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। उस वक्त तुर्की पे जो भूकंप आया वहाँ उसका सेंटर था गाजियान्टेप। ठीक है, सवाल ये भी होता है कि क्या भूकंप के बारे में हम पहले जान सकते हैं क्या? देखिए, भूकंप जो है ना वो सबसे आम प्राकृतिक खतरा बना हुआ है और इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। सटीक भविष्यवाणी की बात कर रहा हूँ। पहले से कोई चेतावनी प्रणाली विकसित करना बहुत ही मुश्किल है। सैद्धांतिक रूप से भूकंप की जो उत्पत्ति है उसका समय और पृथ्वी तक के सतह पर आने के बीच में कुछ समय लगता है, कुछ लीड टाइम होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ जो अफ़गानिस्तान में भूकंप आया वो 156 किलोमीटर पे आया था यहाँ से यहाँ पर। अब यहाँ से जो ऊपर जो भूकंप की लहरें ऊपर उठती हैं और जो फैलती हैं उसकी स्पीड होती है 5 से लेकर 13 किलोमीटर पर सेकंड की। तो इस वजह से क्या होता है कि भूकंप जो शुरू होता है तो उसका पता तो चल जाता है, लेकिन मतलब कुछ ही सेकंड पहले पता चलता है और कुछ सेकंड पहले जो भूकंप आया तो उतना वक्त नहीं रहता है कि लोगों को बड़े पैमाने पर इन्फॉर्मेशन दी जा सके। लेकिन कोशिश चल रही है कि भूकंप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम पहले ही पता लगा सकें। ठीक है, और ये जो भूकंप आया इतने दायरे तक यहाँ तक हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे मैं आगरा में हूँ इस वक्त अभी, और आगरा जो है ना वो यहाँ पर है इस जगह पर, और मुझे महसूस हुआ रात को उस वक्त मैं बेड पर लेटा हुआ था और अचानक मैं हिलने लगा। तो मुझे समझ नहीं आया, मैंने ऊपर देखा पंखा क्या हिल रहा है क्या, क्योंकि अभी थोड़े से मौसम बदला हुआ है तो इसलिए पंखा नहीं चल रहा था। तो पंखा मुझे हिलता हुआ नहीं दिखा, तो फिर मैंने सोचा कि शायद मुझे कुछ चक्कर से आ रहे होंगे। उसके बाद फिर से एक बार और ये महसूस हुआ, फिर मैंने टाल दिया और कुछ देर बाद मैंने देखा कि मोबाइल में कि मैसेज है लोगों के कि भूकंप आया था। तो यहाँ तक भूकंप आना, यहाँ से ये एक बड़ी बात देखी जा रही है। दिल्ली में और दूसरे शहरों में, उधर पंजाब हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, वहाँ तो और ज़्यादा कंपन हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या इससे नुकसान कितना हुआ है? तो देखिए, अभी शुरुआती चीज़ है, रात को हुआ भूकंप और वो भी अफ़गानिस्तान में हुआ है, और तो उसकी वजह से अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक बहुत ज़्यादा डेथ के मामले नहीं आए, करीब 6-7 लोगों के डेथ के मामले सामने आए। लेकिन हो सकता है आगे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आए, तो मैं कल के वीडियो में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने लोग हताहत हुए हैं इससे। तो अब फटाफट देख लेते हैं कि भूकंप का जो रिक्टर स्केल का पैमाना है वो कितना होने पर क्या क्या महसूस होता है। तो 0 से 1.9 रिक्टर स्केल वो सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से 2.9 तक का वो हल्का कंपन होता है। 3 to 3.9 तक का
ऐसा लगता है जैसे नज़दीक से कोई ट्रक गुजर गया हो। 4 to 4.9 उसमें क्या होता है, विंडो टूट सकती है, दीवारों पर टंगी हुई कोई चीज़ गिर सकती है। 5 से लेकर 5.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो सोफ़ा और बक्सा जैसी वस्तु जो है ना वो हिल सकती है। 6 to 6.9 रिक्टर स्केल का आता है तो बिल्डिंग की नींव दरक सकती है। ऊपरी मंजिल, अगर वो मजबूत है बिल्डिंग तो ऊपरी मंजिल को हल्का नुकसान हो सकता है, और अगर कमज़ोर बिल्डिंग है तो वो धराशायी हो जाएगी। 7 से 7.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आएगा तो बिल्डिंग गिर जाती है और ज़मीन के अंदर के पाइप फट जाते हैं, जो स्थिति हुई थी तुर्की में। 8 से लेकर 8.9 रिक्टर स्केल का जो भूकंप आता है वो उसमें इमारतें और बड़े बड़े पुल सब धराशायी हो जाते हैं। 9 से अधिक अगर आया तो धरती हिलती हुई नज़र आती है और इसके अलावा सुनामी का बड़ा ख़तरा होता है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात यह है। और एक और बात बताऊं, जैसे कि रिक्टर स्केल 6 है और फिर 6.1 है, ठीक है, 6.0 और 6.1। इसका मतलब क्या हुआ, ये 10 टाइम्स ज़्यादा असरकारी होगा, ठीक है। और 6.2 अगर रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो 6.1 से 10 टाइम्स ज़्यादा 6.2 का भूकंप होगा असर। तो इस तरीके से ये बनाया गया है। इसी तरह 6.3 का अगर रिक्टर स्केल का भूकंप आता है तो 6.2 का 10 टाइम्स होगा कंपन, ये स्थिति। ओके, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात हो कि भारत में सबसे विनाशकारी भूकंप कब आया था, तो वो आया था 15 जनवरी 1934 को, 1934 को बिहार में आया था। उस वक्त तीव्रता थी 8.1 रिक्टर स्केल की और 30,000 लोग मारे गए थे, ठीक है। तो अभी तो अफगानिस्तान में भूकंप आया है और वहाँ पर किसकी सत्ता है, तालिबान की सत्ता है, और राजधानी क्या है, काबुल है। ओके, तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो आपने सुना और देखा वो सब का PDF टेक्स्ट में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, आपको वहाँ PDF का लिंक मिल जाएगा, या आप सरकारी जॉब न्यूज़ को जो ऐप है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का PDF वहाँ फ्री होता है। और हाँ, अगर आप पिछले PDF भी चाहते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, तो उसके लिए मेंबरशिप है और इसके ज़रिए आपको PDF मिल जाता है ऐप से ही शानदार तरीके से। और इंग्लिश का भी वर्जन जल्द ही आने वाला है, अभी हिंदी में है, और मुझे लगता है कि अगले 10 दिन में इंग्लिश वर्जन भी तमाम PDF आपको मिल जाएंगे। साथ में मॉक टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का वीकली और मंथली, और टेस्ट सीरीज़ तमाम तरह के एग्जामिनेशन के लिए, UPSC हो, BPSC हो, SSC हो, UPPSC हो, तमाम एग्जामिनेशन और भी हैं, उन सब के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। और ये नंबर है, आप चैट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मामूली से रकम है, आपको मिल रहा है 50% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार की PM मित्र योजना इनमें से किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। आंसर होगा कपड़ा उद्योग, ठीक है। केंद्र सरकार ने अभी मार्च में ही PM मित्र योजना को मंजूरी दी है। PM मित्र फुल फॉर्म क्या है इसका? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की पूरी योजना है ये, और इसी को मंजूर किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। ओके, तो कहाँ कहाँ पर किया गया है उसके बारे में अगले क्वेश्चन में देते हैं। इस योजना के तहत ये हुआ कि टेक्सटाइल उद्योग के लिहाज से पूरा शहरों का चयन किया गया, तो वहाँ पर ट्रेनिंग, रिसर्च, इनोवेशन और फैक्ट्रियाँ वो सब लगाई जाएंगी। एक्सपोर्ट के लिहाज से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, वही है अगला क्वेश्चन। PM मित्र योजना के तहत टेक्सटाइल पार्क के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों अथवा शहरों को चयनित किया है? आंसर होगा 7, ठीक है। 7 शहरों को, यानी 7 राज्यों में 7 शहरों को अनुमति दी गई है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन पार्क की, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं एक बार मैप के थ्रू। तो भारत का मैप है और ये PIB के द्वारा ये ग्राफिक्स बनाया हुआ है, आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, पहला देख लिया आपने। मध्य प्रदेश में धार है जिला, महाराष्ट्र में अमरावती है,
तेलंगाना में विरुधुनगर है। कर्नाटका में कौन सा है? कलबुर्गी, ठीक है। और गुजरात में नवसारी। तो ये 7 राज्यों में 7 टेक्सटाइल पार्क की अनुमति दी गई है, मंजूरी कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। पीएम मित्रा योजना है, उसका फुल फॉर्म क्या है? पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। ओके, कितने रुपए इसमें बजट तय किया गया है? तो 4,445 करोड़ रुपया 2027-28 तक ये खर्च किया जाएगा, वित्तीय वर्ष। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका बजट कितना है, 4,445 करोड़ रुपए। इसके अलावा इससे निवेश भी आने की संभावना रखी गई है। करीब 70,000 करोड़ रुपए का निवेश एफडीआई आएगा और सरकार का ये कहना है कि 20 लाख रोजगार सृजन होने की संभावना है। अब कितना होता है ये तो वक्त बताएगा। और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके 5F के बारे में बताया। ओके, 5F यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये उन्होंने ये कहा है। ओके, तो इस तरीके से ये सब पूरा प्लान है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी FSIB ने यूको बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त करने का सुझाव केंद्र सरकार को दिया है? आंसर होगा अश्विनी कुमार, ठीक है। अश्विनी कुमार वे इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अब उनको यूको बैंक का MD और CEO बनाने का सुझाव भेजा गया है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो के द्वारा, ठीक है। तो अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है वो करेगी। देखिए, दरअसल बैंकों और कुछ अन्य जो सरकारी वित्तीय संस्थान है कुछ, तो उसके जो चीफ होते हैं उनकी नियुक्ति का काम FSIB के पास है। पहले इसका नाम बैंक बोर्ड ब्यूरो हुआ करता था, BBB, लेकिन उसको पिछले साल ही उसको बदल दिया गया और उसकी जगह इसको स्थापित कर दिया गया। क्या नाम है इसका? तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ब्यूरो को। यूको बैंक की भी बात कर लें, स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को, 1943 को। संस्थापक थे इसके घनश्याम दास बिरला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। टाटा ग्रुप ने TCS का प्रभारी CEO किसे नियुक्त किया है? क्या नाम है उनका? आंसर होगा के कृतिवासन। क्या नाम है? के कृतिवासन। देखिए, TCS के यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत बड़ी कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है। तो उसके CEO थे राजेश गोपीनाथन। तो उन्होंने मार्च में अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो सितंबर 2023 तक पद पर बने रहेंगे, उसके बाद वो छोड़ देंगे और 22 साल तक TCS से वो जुड़े रहे हैं। तो टाटा सन्स ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन जारी की है कि के कृतिवासन वो नए प्रभारी CEO के तौर पर वो काम करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा इसका सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। क्या नाम है? सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित किया गया है और ये रैंकिंग यूनाइटेड किंगडम की एयरलाइन और एयरपोर्ट रिव्यू और रैंकिंग साइट है स्काई ट्रैक्स, तो उसी ने जारी किया है, ठीक है। इससे पहले के सालों में कतर की राजधानी दोहा में जो मौजूद है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो नंबर 1 हुआ करता था, लेकिन अब सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट जो है ना वो नंबर 1 हो गया। एक बार सिंगापुर भी देख लेते हैं कहाँ है क्या है। तो प्यार भारत रहा और सिंगापुर यहाँ पर है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप यहाँ, ये छोटा सा ये एक देश है सिंगापुर। हालांकि फाइनेंशियल हब है, ये दुनिया का एक माना जाता है। ओके, तो यहीं पर है ये सिंगापुर। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 में दक्षिण एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट का खिताब किसे मिला है? आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। उसे 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया है और वो भारत और साथ साथ दक्षिण एशिया यानी साउथ एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट घोषित कर दिया गया। 2023 की रैंकिंग में इसका स्थान है 36। ओके, और आपको बताऊं कि ये जो रैंकिंग है इसमें
टॉप 20 रैंकिंग में इंडिया का कोई भी एयरपोर्ट जगह नहीं बना सका, दक्षिण एशिया का भी कोई नहीं बना सका। और इसी वजह से इंडिया का जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 36 रैंक लाने के बावजूद दक्षिण एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट हो गया है वो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, विश्व कठपुतली दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, उद्देश्य यही है कि जो प्राचीन लोक कला है उसके बारे में जागरूकता रहे। ओके, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 21 मार्च को। और 2023 की थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में इसको मनाने की घोषणा की थी, इस दिवस को। अगला क्वेश्चन, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका भी आंसर होगा 21 मार्च को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये दिवस आयोजित किया जाता है और ये संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया हुआ है। क्यों इसी दिन क्यों? बताया जाता है कि 1960 में दक्षिण अफ्रीका के शार्पवेल में पुलिस ने रंगभेद कानून के खिलाफ जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे लोग, तो उस पर गोली चला दी थी और 69 लोगों की हत्या हुई थी, मौत हो गई थी। तो उसी के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने ये तय कर दिया कि ये घोषित करते हैं दिवस। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। हम लोग डेली सुबह 7 बजे ये करंट अफेयर्स लेकर आते हैं आप सबके लिए। पसंद आए आपको तो बहुत ही बेहतर है, शेयर करते रहिए, इससे मुझे खुशी होगी। अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को सुबह 7 बजे।